और हमने एक क्रिटिकल सपोर्ट को तोड़ा है। अब जब भी ऐसा क्रिटिकल सपोर्ट टूटता है, फेड ने रेट बढ़ा दिया, तो ये मार्केट के लिए वहाँ तक तो मार्केट को जाना है कि भैया अभी तो हमारे और लोन ठोकेंगे, ये तो शुरुआत है। जब आपकी अर्निंग सिंगल डिजिट में ग्रो कर रही हैं तो मार्केट आपको 21 टाइम्स वैल्यूएशन, एक ट्रिगर नेगेटिव बड़ा ट्रिगर आ गया, मुझे लगता है कि मार्केट्स जो है धीरे धीरे सेलिंग को सर आज मार्केट में हम लोग को जो गैप डाउन देखने को मिला है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो था 22,800 का, ये मार्केट ने आज तोड़ दिया है, तो क्या हम लोग को अभी डरना चाहिए? देखो, आज का जो फॉल था ये एंटिसिपेटेड था और ये यूएस मार्केट्स की वजह से हुआ है। सबको पता था कि यूएस मार्केट्स फ्राइडे को गिरे हैं और उनके गिरने की वजह ये थी कि वहाँ पे जिस तरीके की परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं उससे इकॉनमी पर अब इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। तो यूएस में बिजनेस एक्टिविटी इस वक्त जो है करीब 17 मंथ लो पे चल रही है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स पे स्टेप्स ले रहे हैं तो वो वहाँ पर महंगाई क्रिएट करने का सीन बता रही हैं। और जो इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की टीम है DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, वो अंधाधुंध लोगों को फायर कर रही है। हम जानते हैं कि जब भी देश में नौकरियां कम होती हैं तो वो इकॉनमी पर इम्पैक्ट करती हैं। तो अब जो यूएस के डेटा में अब ये सब कुछ दिखने लगा है और मार्केट्स गिरे वहाँ पर। अगर हम देखें तो नैस्डैक करीब 2.2% डाउन था, डाउ जोन्स 1.7% डाउन था और तभी से लोग कयास लगा रहे थे कि हमारे मार्केट्स भी गिरेंगे मंडे को, और वैसा ही हुआ। हालांकि अगर आप देखें तो जितना हम एंटिसिपेट कर रहे थे उतना नहीं गिरा और नीचे के लेवल से रिकवरी भी हुई है। लेकिन एक की डेवलपमेंट ये हुई है कि ये जो स्ट्रॉन्ग सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 22,800 वो ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक करना था, थोड़ा सा ऑब्वियस था, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब भी आप देखेंगे कि सपोर्ट पर कंसोलिडेशन होता है, एक प्राइस पर बहुत ज़्यादा एक्शन होता है नीचे के लेवल पर, वो अक्सर इंडिकेट करता है कि वो ब्रेक हो जाएगा। और जब भी कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस पर होता है तो ज़्यादा चांसेस होती हैं कि वो ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा। तो चांस तो इसके थे। साथ में आप देखिए साइकोलॉजिकली भी अगर आप देखिए तो हर कोई ये मान रहा था कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इट्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो 2-4-5 दिन लगे लेकिन अब वो टूट गया है। अब इसके बाद हम देखें कि जब एक बार सपोर्ट टूटता है तो एक बाउंस भी आता है। तो जब भी एक बड़ा सपोर्ट टूटता है तो उसमें हमें एक बाउंस भी दिखता है और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ दिनों में बाउंस भी आ सकता है। सर इस पे आएंगे बाद में। अभी सर यूएस मार्केट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। यूएस मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो क्या इसमें और भी तेज़ी आनी चाहिए? देखो, आज अगर आप देखो हर कोई यूएस मार्केट्स पर बुलिश है, कुछ हद तक मैं भी बुलिश हूँ। और ये जो सिचुएशन अगर आप देखो कि ठीक है, सब चीज़ आपको बता रही हैं कि फैक्टर्स बुलिश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि यूएस मार्केट्स में बड़े क्रैशेस आ सकते हैं। इमीडिएट नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ट्रिगर मार्केट में आ सकता है जिससे यूएस मार्केट्स में भी भारी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यूएस मार्केट्स में गिरावट आ सकती है? तो पहला तो मैंने आपको बताया कि हर कोई यूएस मार्केट्स पर बुलिश है, किसी से भी बात करो तो बुलिश। मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पिछले 5-6-7 सालों में काफ़ी लॉसेस बुक किए यूएस मार्केट्स में, वो भी अब बुलिश बन गए हैं और उन्होंने काफ़ी पैसा वहाँ पर लगाया है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें कि जो यूएस मार्केट्स में हमें इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है, वो हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स, जो ये फैंग मैंग और ये जो मैग्निफिसेंट 7 या 8 जो भी है, वो स्टॉक्स की वजह से है। ओवरऑल में अगर आप देखेंगे उतनी तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो क्लियरली वहाँ पर महंगाई को बेतहाशा बढ़ाएंगे और बढ़नी शुरू हो गई हैं। और फेड ने भी अपना जो स्टैंस लिया है कि ही इज़ ऑल्सो नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द सिचुएशन। और
जिसे कहते हैं ना स्टिकी इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन इज रिफ्यूजिंग टू कम डाउन। तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं, वहाँ के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऐसे स्टेट पर पहुँच जाते हैं कि कहीं फेड ने रेट बढ़ा दिया, तो ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रिगर होगा। और बेसिकली अभी ठीक है, मार्केट, यूएस मार्केट इसी तरीके से चलते जाएंगे, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एक ट्रिगर, नेगेटिव बड़ा ट्रिगर आ गया तो वो सारा जिसे कहते हैं ना कि एक डोमिनोज इफेक्ट क्रिएट करेगा और हमें बड़ी गिरावट वहाँ पे देखने को मिल सकती है। यूएस से याद आया सर, इलॉन मस्क पे आते हैं, तो क्या ये जनाब वाकई में इंडिया में टेस्ला का प्लांट लगवाएंगे? देखो, खबरें तो ऐसे आ रही हैं, और अगर आपको याद होगा अभी रिसेंटली मोदी जी यूएस से गए थे और कुछ ऐसी खबरें आई कि हमारे ऑफिशियल्स जाकर इलॉन मस्क से मिले, और ऐसी भी खबरें आई कि एक तरफ हमारे ऑफिशियल्स थे, दूसरी तरफ एलन मस्क, उनकी गर्लफ्रेंड या वाइफ जो भी हो, उनके बच्चे, उनके मेड्स, नैनीज, इस तरीके के एनवायरनमेंट में पता नहीं क्या बातें हुई। लेकिन आई वॉज नॉट सरप्राइज्ड कि अगर 1-to-1 एक मीटिंग हो रही है, एक बिजनेस टाइकून से एक गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो किसी न किसी डील की हो रही होगी। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि देयर इन टॉक्स, और साउथ इंडिया में प्लांट लगाने की बात हो रही है, तमिलनाडु गवर्नमेंट से और आंध्र प्रदेश, दोनों गवर्नमेंट से हो रही है। मोस्ट लाइकली वो आंध्र प्रदेश में नेल्लोर में लगाएंगे, और जो एस्टिमेट है कि वो करीब $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्लांट लगेगा और सीधा वहाँ से प्रोडक्शन होगा, अभी तो अगर हम खबरों की माने तो इसकी पॉसिबिलिटी कम है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि फर्स्ट स्टेज में वो ऑस्ट्रेलिया से कार्स को इंपोर्ट करेंगे और फिर इंडिया में बेचेंगे, क्योंकि देखिए प्लांट लगाना कोई आसान काम तो होता नहीं है। लैंड लिया जाता है, फैक्ट्री बनती है, उसके लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन, वो सब सेट किया जाता है, तो ये तो कई सालों की बात होती है। लेकिन ये बात सही है कि वो जल्दीबाजी में जल्दी अपने कार्स को इंडिया में बेचेंगे। सर ये तो अच्छी बात है, अगर इंडिया में आ रही है टेस्ला। अच्छी बात है या देखो बुरी बात है, अगर आप देखो तो हमारे ऑटो इंडस्ट्री के लिए तो अच्छी लग नहीं रही है बात, और उनके स्टॉक्स भी डिक्लाइन हो रहे हैं। मारुति को छोड़ दें, क्योंकि मारुति तो ईवीज़ में नहीं है, तो ओवरऑल जो है देखो ये तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं, इंडस्ट्री के लिए अच्छी नहीं है। और हम देखें तो एक जो पॉजिटिव चीज़ ये है, अब इसे पॉजिटिव, फ्रेश पॉजिटिव तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो इंडिया से ऑटो कंपोनेंट्स को अगर इंपोर्ट करते हैं तब तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा होगा, या यहाँ पर एक प्लांट लगाते हैं, वहाँ पे जॉब्स क्रिएट होते हैं, तब तो फ़ायदा होगा। अभी तक तो ऐसी साइन नहीं है, अभी तो यही लग रहा है कि वो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करके यहाँ बेचेंगे। लेकिन अगर वो इंडिया से सोर्सिंग कर लेते हैं तो डेफिनेटली कुछ हद तक हमें फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ऑलरेडी टेस्ला इंडिया से ऑटो कंपोनेंट्स को सोर्स करता है। मुझे लगता है कि $1 बिलियन से ज़्यादा का वो इंपोर्ट करता है, क्योंकि कार्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और वो अलग अलग देशों से मंगाए जाते हैं, तो कुछ कंपोनेंट्स इंडिया से भी लिए जाते हैं। अब क्या उसमें बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, ये तो आगे पता चलेगा। तो सर इंडिया में कौन से ऐसे लिस्टेड कंपनीज़ हैं जिनको टेस्ला के आने से बेनिफिट होगा? देखो ये तो ऐसे क्लियर नहीं है कि कौन से कंपनी से वो सोर्स करते हैं, लेकिन हमें पता है कि एक कंपनी है जो उसको सप्लाई करती है, और वो कंपनी को हमने 2024 के पोर्टफोलियो में ऐड भी किया, और उसमें हमें अभी अच्छे रिटर्न्स भी दिख रहे हैं। नाम मैं नहीं शेयर करूंगा उसका। तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो उनको वो सप्लाई करती हैं, उसमें से कुछ अनलिस्टेड भी होंगी और एक आध लिस्टेड भी होंगी। तो उसी लिस्टेड कंपनीज में से एक को हमने भी पिक किया था 2024 में। हालांकि तब हमें नहीं पता था कि टेस्ला आ रहा है, उस इन्फॉर्मेशन के बगैर ही हमने उस स्टॉक को पिक किया था। तो सर टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हैं।
आरबीआई ने जो करेंसी मार्केट में एक्शन लिया है उससे हमें कुछ बेनिफिट होगा? थोड़ा देखिए, ओके, मैं थोड़ा इसको हम समझते हैं। तो आरबीआई ने लॉन्ग टर्म डॉलर रूपी स्वाप्स को पे $10 बिलियन का पैसा लगाया है। और दूसरी तरफ आप देखें तो इससे क्या होगा कि जो एनआरआईज हैं हमारे, वो अपने डॉलर्स को इंडिया में रखेंगे, तो हमारे यहाँ डॉलर्स आएंगे, बैंकों के पास डॉलर्स आएंगे, और वो डॉलर को आरबीआई के पास रख के बैंक के पास रुपया भी आएगा, जिस रुपया को वो इस्तेमाल भी कर सकेंगे। तो दो फ़ायदे हैं। पहला, देखिए, बैंकों में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, तो कुछ लिक्विडिटी बैंक्स के पास आ जाएगी। और दूसरा, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स 10% कम हुआ है, मतलब $700 बिलियन का था, 10% कम हो गया पिछले 3-4 महीनों में। इतना बड़ा उसमें गिरावट हुई है, किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं होती है। और वो रुपया, जो डॉलर हमारा कम हुआ है, रिज़र्व कम हुआ है, शायद वो रुपए को बचाने के लिए खर्च किए गए हैं मेजॉरिटी। तो अब इससे क्या होगा कि दो चीज़ पर फिक्स होंगी, तो डॉलर आ गया, हमारा रिज़र्व थोड़ा रिकवर हो जाएगा, और बैंकों को उससे लिक्विडिटी भी मिल जाएगी। हालांकि अभी भी बैंक्स में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हुई है, लेकिन आरबीआई ने जो एक्शंस लिए हैं कुछ हद तक वो कवर हुआ है। तो अभी भी 1.9 लाख करोड़ की लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, और इस एक्शन से करीब 87,000 करोड़ का जो है लिक्विडिटी का फ़ायदा बैंक्स को पहुंचेगा। कुछ हद तक मैं इसे पॉजिटिव मानूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा एक्शन फॉरेन रिजर्व्स को फिक्स, उसकी जो उसमें जो गिरावट आई है उसे फिक्स करने के लिए किया गया है। तो सर, ये जो एक्शंस हैं आरबीआई के, इससे बैंक्स के फॉर्चून बदलेंगे? वेल, बहुत ज़्यादा देखो इसमें फ़ायदा तो नहीं होगा। थोड़ी सी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम तो फिक्स होंगी। इतनी सारी बैंकिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो उसकी एक छोटी सी चीज़ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है वो उसमें से थोड़ा उनको फ़ायदा होगा। देखिए, बैंकिंग इंडस्ट्री इस वक्त बहुत एक बुरे दौर से गुजर रही है। आप किसी भी पैरामीटर पे चेक कर लो, आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा। मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप एनपीए की बात कर लो, जीएनपीए पिछले साल 1.37 से वो बढ़कर 1.39% हो गया। कुछ बैंक्स में ज़्यादा है, कुछ में कम है। और हम जानते हैं दोस्तों, जीएनपीए की फिगर्स और एक्चुअल फिगर्स में कई दफ़े काफ़ी डिफरेंस होता है। लेकिन अगर हम इन फिगर्स को भी माने तो देखिए थोड़ा तो बढ़ोतरी हुई है, हालांकि अलार्मिंग नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरे पैरामीटर्स को भी देखें तो वहाँ भी आपको कंफर्ट नहीं मिलता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोविजनिंग यानी कि अगर मेरा कोई लोन ख़राब हो जाता है, बैड लोन बन जाता है, या मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि वो ख़राब हो जाएगा, तो मुझे कुछ पैसे को रिज़र्व में रखना पड़ता है, उस पैसे को बैंक यूज़ नहीं कर सकता। और ये एक पैरामीटर होता है कि बैंक की क्या सिचुएशन है, कितनी अच्छी या बुरी हो रही है। तो अगर हम सारे प्राइवेट बैंक्स का दिसंबर क्वार्टर में अगर जोड़ लें प्रोविजनिंग का अमाउंट, तो कितना बनता है? ये बनता है करीब 14,150 करोड़। अब पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में कितना था वो? 10,900। तो आप 11,000 से 14,000 करोड़ पर आ गए। इतना बड़ा प्रोविजनिंग पे जंप है। तो आपको क्या बता रहा है ये? इधर आपके एनपीए के फिगर्स में ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन प्रोविजनिंग आपकी बढ़ती जा रही है। यानी कि आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि भैया अभी तो हमारे और लोन फूकेंगे, ये तो शुरुआत है, तभी तो आपने इतना पैसा बढ़ाया ना। दूसरी तरफ आप देखो तो बैंक्स प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, किस रफ्तार से उनके प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं? 9-10%। ऐसा भी नहीं है कि एक टाइम था जब वो 20% 25% की रफ्तार से ग्रो कर रहे थे, अब वो भी नहीं ग्रो कर रहे हैं। तो ये रेट तो ऐसा लगता है कि और भी कम होंगी। और अगर हम दूसरा एक पैरामीटर देखें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो तो ऑलरेडी उनका प्रेशर में है, एचडीएफसी का भी प्रेशर में है, उस पर और प्रेशर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये रेट कट्स जो किए गए और आगे भी रेट कट्स किए जाएंगे, तो
ओवरऑल किसी भी पैरामीटर पर आप देखो, बैंक्स में आपको कंफर्ट नहीं मिलने वाला है अगले 1 साल तक। फिर सर हम बैंक और फिनांस में कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाएं? देखो, बैंकिंग और फिनेंस में आप जानते हो मेरा क्या व्यू है। मुझे इस सेक्टर्स पे मैं अभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। अगर आपको बैंक्स में ही पैसा लगाना है कि भाई मुझे किसी न किसी प्राइवेट बैंक में ही पैसा लगाना है, तो मैंने आपके पहले भी शेयर किया है कि बेस्ट अमॉन्ग द वर्स्ट HDFC है, उसे आप कंसिडर कर सकते हैं। और ये भी शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं देने वाला आपको। अगर आप अभी ख़रीद के 4-5 साल तक होल्ड करते हैं तो शायद आपको कुछ रिटर्न मिल जाए। अगर इस वक्त आप देखें तो कौन से बैंकिंग फाइनेंस के स्टॉक्स में ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, ज़्यादा स्टॉक प्राइजेस में रिटर्न्स देखने को मिल रहा है, वो है गोल्ड लोन कंपनीज। इसमें आप मुथूट और मणप्पुरम अगर इनमें देखिए तो इसमें आपको रिटर्न्स अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि RBI ने सभी को बोला है, NBFCs को और बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को, कि अनसिक्योर्ड लोन्स मत दो। हम जानते हैं कि सब अनसिक्योर्ड लोन्स देते हैं। गोल्ड लोन की कंपनीज जो है वो सिक्योर्ड लोन्स देती हैं, गोल्ड के बदले लोन देती हैं। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको याद होगा जब 2020 में हमने कोविड के टाइम पे जब हमने पहला पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर किया था, उस पर भी हमने इन दोनों कंपनीज को रखा था और उस वक्त भी बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा खतरा था और इन दोनों स्टॉक्स में हमें अच्छे रिटर्न्स, शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिले थे। अब देखिए यहाँ पर एक और खबर ये आई है कि जो मणप्पुरम फाइनेंस है, इसमें कुछ जो फॉरेन के इन्वेस्टमेंट कंपनी है बायंस कैपिटल, वो भी स्टेक खरीदने के चक्कर में है। ऐसा खबरें आई हैं कि डिस्कशन चल रहा है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर बड़ा पॉजिटिव दिखा होगा कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन, तभी वो टॉक्स चल रही हैं। तो प्रोमोटर से वो स्टेक खरीदने की बात उनके साथ चल रही है। तो सर रिसेंटली गोल्डमैन सैक्स और ICICI डायरेक्ट ने कहा है कि सर निफ्टी दिस ईयर एंड तक 27,000 जा सकता है। आपको क्या लगता है? मार्केट तो है तो कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी कहीं भी जा सकता है, नीचे भी कहीं भी जा सकता है। देखिए, अगर आप निफ्टी के EPS को देखें, अगले 2 साल तक सिंगल डिजिट ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। अगले 1 साल तक शायद 5-6% का ग्रोथ ही हमें देखने को मिलेगा। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है। उसके बाद वाले साल हो सकता है वो बढ़ के 8-9% हो जाए। मोटा मोटा अगर हम एस्टिमेट लेके चलें तो 1300 का EPS आप लेके चल सकते हैं, 1300 का EPS लेके आप चल सकते हैं। 1300 के EPS में अगर आप 21 टाइम्स करेंगे तो कितना आता है? करीब करीब 27,000 से थोड़ा ज़्यादा, आई थिंक 27,300 या कुछ ऐसा आएगा। तो वही टारगेट है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि जब आपकी अर्निंग सिंगल डिजिट में ग्रो कर रही हैं तो मार्केट आपको 21 टाइम्स वैल्यूएशंस क्यों देगा? तो मुझे लगता नहीं कि वो जस्टिफाइबल है। आइडियली वो आपके जो 21 या 22 या 23 PE के हम बात कर रहे हैं, वो सही महीनों में ऐसी अगर ग्रोथ हमें देखने को मिली और ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर्स में प्रॉब्लम दिखते रहे, तो मुझे तो बहुत डाउट है कि हमें 21 PE, 22 PE, 23 PE मिलेगा। जबकि मेरा तो ये मानना है कि ऐसे सिचुएशन में अगर ग्रोथ नहीं आई तो 16 PE भी मार्केट दे दे तो बड़ी बात है। तो ये तो रही फंडामेंटल्स की बात। लेकिन आप देखें तो लिक्विडिटी के दम पे तो मार्केट कहीं भी जा सकता है, 30,000 भी जा सकता है। जैसा कि हमने पास्ट में भी देखा कि बैड फंडामेंटल्स से सिर्फ लिक्विडिटी FI बाइंग के दम पे मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब देखिए, अभी छोटा सिप की बात हो रही है और स्टूडेंट सिप की बात हो रही है, 250 रुपये की सिप की बात हो रही है। अब ये लिक्विडिटी अगर आएगी, इसके थ्रू लोग कंपनीज जो हैं सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक खरीदना शुरू करें तो मार्केट तो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। और अब देखिए तो कम से कम मैं तो इससे एग्री नहीं करता कि हमें अपने स्टूडेंट्स, बच्चों को मार्केट में इस तरीके से पैसे लगाने के लिए इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि
ये टाइम होता है उनका फ्यूचर शेप करने के लिए, उन्हें साइंस, टेक्नोलॉजी, एआई वगैरह से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और हम कहाँ उसे ढकेल रहे हैं कि भैया तुम इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड में लगाओ और इन चीज़ों में लगाओ। तो कम से कम मैं तो इससे एग्री नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये लिक्विडिटी का एक बड़ा पूल क्रिएट कर सकती है जो मार्केट को कहीं से कहीं भी ले जा सकता है। सर वापस आते हैं पहले सवाल पे कि जो 22,800 का जो सपोर्ट है वो निफ्टी ने तोड़ दिया है, तो अगले कुछ दिनों में क्या व्यू है आपके निफ्टी के ऊपर? देखिए, व्यू में कोई मेजर बदलाव नहीं है। अगर हमारे आप वीडियोस देख रहे हैं तो हमने आपके साथ शेयर किया था कि 22,950 से नीचे हमें बेरिश ही रहना है, कोई होप नहीं है। अब हम आज कहाँ पर आ गए हैं? 22,550 के आसपास हम अभी चल रहे हैं और हमने एक क्रिटिकल सपोर्ट को तोड़ा है। ओके, अब जब भी ऐसा क्रिटिकल सपोर्ट टूटता है काफ़ी सेलिंग आती है। हालांकि आज का वॉल्यूम ज़्यादा नहीं था, लेकिन एक एग्रीमेंट बन जाता है कि भाई सपोर्ट तो टूट गया, सपोर्ट तो टूट गया, सपोर्ट। और यही साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है एक बाउंस भी क्रिएट करता है। हम जब डेटा अभी देख रहे हैं, अपने बीटी फायर इंडिकेटर को देख रहे हैं, हमें ये तो नहीं बता रहा है कि इमीडिएटली बाउंस आएगा स्प्रिंग की तरह, लेकिन ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जितनी बेरिशनेस होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो मार्केट इज़ गेटिंग रेडी फॉर अ बाउंस। मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि 1-2 दिन में ही आ जाएगा, लेकिन इट इज़ गेटिंग रेडी फॉर अ मीनिंगफुल बाउंस। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और देखिए, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि आज की जो गिरावट तो एंटिसिपेटेड थी, यूएस मार्केट से इन्फ्लुएंस थी, और वहाँ पे देखो कितनी गिरावट हमें देखने को मिली। उसके कंपैरिजन में आज अगर आप देखो तो उतनी फॉल इंडियन मार्केट्स में नहीं थी और नीचे के लेवल से हमें रिकवरी भी दिखी है। तो ये एक तरीके की सेलिंग को ऐसा लग रहा है कि मार्केट एब्जॉर्ब कर रहा है। अब फर्दर कितनी सेलिंग आता है इस पर डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि मार्केट्स जो है धीरे धीरे सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और नियर टर्म में जब वो सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाएगी तो हमें बाउंस देखने को मिलेगा। 1-2 दिन में तो मुझे पॉसिबिलिटी कम लगती है कि बाउंस आएगा, लेकिन अगर मैं 4-5 दिन का एक टाइम फ्रेम लूँ तो उसमें एक बाउंस की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मुझे आती हुई दिख रही है। जब भी वो टाइम आएगा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो सर ये जो बाउंस अगर आ गया तो सेल ऑन राइज है कि वहाँ पे हम खरीदने का सोच सकते हैं? नहीं, अभी कोई मीनिंगफुल बाउंस मतलब 3-4-5 दिन के लिए 400, 500, 600 पॉइंट की रैली, 700, 800 पॉइंट, यही हम बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इट हैज़ टू गो डाउन। जो हमने आपके साथ लेवल्स शेयर किए हैं 21,650, वहाँ तक तो मार्केट को जाना है जब तक कि कोई ड्रामेटिक कुछ चीज़ नहीं हो जाती, जो कि उसकी पॉसिबिलिटी कम है। तो ये तो एक ट्रेडर का बाउंस है कि बाउंस आया, कुछ दिन तक आपने उसमें पोजीशंस बनाए, एनकैश किया, पोजीशन काटी और फिर दोबारा से शॉर्ट पोजीशंस बना ली, जैसा कि हम पिछले कई बार देख चुके हैं पिछले 3-4 महीनों में। तो ये वैसा ही बाउंस होने वाला है, कोई यू टर्न वाला बाउंस नहीं है कि यहाँ से आप सीधा ऑल टाइम हाई पर चले जाएंगे।